हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द JKSSB मास्टर प्रिपरेशंस। आज हमारा ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर रहेगा। और जो हमारे पुराने दो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम लोगों ने ग्रेविटेशन देखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात की। और जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके रिलेटेड। और हमने देखा था जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वैल्यू ऑफ जी होती है, वो किस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किस तरीके से वो डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होता है और ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। अब उसके अंदर हमने फिर ये देखा था कि जो वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है ना, जी की जो वैल्यू है ना, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमने बोली थी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इस बात में हुआ था कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है इसकी, ये आया कहाँ से। एज पर जो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारी फॉर्मूला बनती थी वो क्या बनती थी, फोर्स जो बराबर होता है वो जी, ये जो स्मॉल जी होता था, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होता है, Gm/r²। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो वैल्यू ऑफ जी होता है ये किसके बराबर होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस जी की वैल्यू क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मैं वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि हमें बात करनी है इस पे यूनिट पे हमें बात करनी है, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट है मैं डायरेक्टली इसकी यूनिट लिख रहा हूं विदाउट राइटिंग इट एस वैल्यू। ओके, तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू है, इसकी यूनिट है। इसके बाद अब यहां पे हमारा मास ऑफ अर्थ बचा है, तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 6.0 इंटू 10⁻24 kg होती है। तो इसकी भी यूनिट जो रहेगी वो kg रहेगी। इसके बाद नीचे हमारा बचा क्या, आर स्क्वायर। अब आर क्या है हमारे पास, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो तुम लोगों को पता है जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस है तो मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो इसका जो यूनिट रहेगा वो मीटर रहेगा। लेकिन जो हमारा सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था। यहां पे रेडियस मीटर ही नहीं, मीटर स्क्वायर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे रेडियस स्क्वायर है, इसीलिए यहां पे भी मीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो हमारे पास एज पर न्यूटन सेकंड लॉ एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर। देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूं, यहां पे मैं कुछ कैंसिल आउट करने जा रहा हूं। न्यूटन की अगर मैं अलग वैल्यू लिखूंगा, न्यूटन किसके बराबर होता है वो मैं इस फार्मूला से आप लोगों को बताऊंगा। ये क्या है, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो केजी होती है। एंड और हमें एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं न्यूटन के बजाय ये लिख सकता हूं, न्यूटन के बजाय यहां पे न्यूटन की जगह मैं ये लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं इसको। मैं लिखूंगा यहां पे न्यूटन के बदले में लिखूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब यहां इसका मीटर स्क्वायर भी बचा है तो इंट मीटर स्क्वायर, और ये केजी वाला बचा है, केजी भी अभी बचा है, ठीक है। और नीचे और क्या बचा है, ये केजी स्क्वायर भी बचा है, अभी केजी स्क्वायर भी बचा है, और इसके भी नीचे यहां पे बचा है हमारा मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे समझने की बात है, मेरे पास 1 kg है और 2 kg है, मतलब ये केजी स्क्वायर बन गया, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। नीचे भी क्या है, केजी स्क्वायर। इस केजी स्क्वायर से ये दोनों केजी कैंसिल आउट, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, यहां पे बचा मीटर और यहां पे बचा मीटर स्क्वायर। तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कितना हो गया, मीटर क्यूब। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या हो गया, ये मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के नीचे क्या बचा, स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर के भी नीचे ये मीटर स्क्वायर भी बचा है, तो मैं लिखूंगा मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो मीटर स्क्वायर होता है ये किसके मिलने से बनता है, मीटर इंटू मीटर। ये मीटर क्यूब किसके मिलने से बनता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। अब नीचे 2 मीटर, ऊपर कितने हैं, 3 मीटर। 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचा, 1 मीटर बचा। तो ऊपर ये 1 मीटर बचा और नीचे बचा सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू जो है वो हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप,
ठीक है। और आप लोगों को पता है इसकी डायमेंशनल फार्मूला मैंने पुरानी वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बोली थी, ठीक है। तो ये था कुछ कन्फ्यूजन जो रिलेटेड थे हमारे पुरानी वीडियो के अंदर। अब देखो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी। देखो अब इन दोनों के दरमियान अंतर क्या होता है। मेरे पास एक है जी, ये जो कैपिटल जी है, और दूसरा मेरे पास स्मॉल जी है। इस स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फर्क क्या है दोनों में, आइए वो देखते हैं। देखो बात करते हैं इसकी। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये जो जी है ना, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के ऊपर जाओ, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। और वो कितनी रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। पहली बात, इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि ये जो वैल्यू ऑफ जी है, क्या ये कांस्टेंट है। क्या अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया हूं, क्या वैल्यू ऑफ जी ये चेंज होगी? नहीं, ये चेंज नहीं हो सकती, हमेशा ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अब ये किस डेफिनेशन से हम देते थे, हमें पता था F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर हमें जी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना, हम क्या लिखेंगे। देखो अगर मैं मान के चलता हूं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा बॉडी कंसिडर करते हैं। मेरे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। मैं कंसिडर कर रहा हूं इस बॉडी ए का जो मास है ना, वो 1 यूनिट है। यूनिट मास है, क्या है, यूनिट मास है इसका। यूनिट मास मतलब 1, और इसका भी यूनिट मास है। दैट मीन्स यूनिट मास का मतलब होता है 1। और मैं बोल रहा हूं ये दोनों जो बॉडीज आपस में दूर है 1 यूनिट से। किससे दूर है, 1 यूनिट से दूर है। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर से दूर है फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब 1 kg। तो मेरे पास दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज 1 यूनिट मास के हैं। ये 1 यूनिट मास के, ये 1 यूनिट मास की, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों बॉडीज के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा F इज इक्वल टू, मिलेगा G तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई इसका मास और इसका मास। इसका मास कितना है, 1 यूनिट, दैट मीन्स 1। इसका भी मास कितना है, 1 यूनिट, दैट मीन्स 1। नीचे आएगा अब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस, वो कितनी है, वो भी तो 1 ही है ना। तो 1 1 1 जो है ना, अब फोर्स मुझे किसके बराबर आएगा, G इंटू 1, ये तो G ही बन गया। तो दैट मीन्स ये समझने की बात है, मुझे जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकला ना, वो किसके बराबर निकला, मुझे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर निकला। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो जी है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये देखो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर निकला। तो मैं इसको किस तरीके से डिफाइन करूंगा, मैं बोल रहा हूं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, और वो दो बॉडी जो है प्लेस्ड, ये बात याद रखना, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, ये बात याद रखना, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। क्या लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। यहां पे और एक चीज लिखो, बिटवीन टू, ये इस तरीके से लिखिए, बिटवीन टू यूनिट मास बॉडीज। फिर से देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मास बॉडीज प्लेस्ड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको समझना है, बहुत जरूर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक हो। क्या बोल रहा था मैं, देखो मैं बोल रहा था जब हम G को डिफाइन कर रहे थे, मैंने कहा G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद मैंने बोला कि अगर मेरे पास दो बॉडीज है और दोनों का मास जो है यूनिट मास है, और 1 यूनिट डिस्टेंस पे वो एक दूसरे के साथ
सेपरेटेड है। तो अगर मैंने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला लगाई तो मुझे मेरा जो एफ है वो किसके बराबर आया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये जो एफ है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो यूनिट बॉडीज के बीच में, दो यूनिट मास बॉडीज के बीच में जो एक यूनिट डिस्टेंस पे आपस में दूर होते हैं, इसे हम जी कहते हैं। तो ये वाला जी तो हमें कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले जी की। अब ये क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और याद रखना ये जो जी है ना, ये बेसिकली में क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होती है। ये जी क्या होती है, ये जी जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे नाम भी यही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर ग्रेविटी की वजह से देखने को मिलती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू जो होती है वो जी बराबर होती है Gm/r²। ठीक है। और इसकी वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी जो है वो वैल्यू होती है। अब और एक चीज़ है इसके रिलेटेड जो कि कभी कभार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से भी लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप कि इतना सब आप लोगों को क्लियर होगा। और एक और चीज़ जो याद रखोगे आप कि ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, अगर आप मून पे जाओगे ना वहाँ पे ये 9.8 नहीं होगा, वहाँ पे ये इसका 1/6 होगा। दैट मीन्स 1/6, 1.63 ये उधर होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर हम मून पे देखेंगे तो मून पे ये इसकी जो वैल्यू होगी ना वो अलग वैल्यू होगी। इसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब जो यहाँ पे मसला है वो ये है कि ये वेरिएबल तो अगर है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बोला आप लोगों को कि मून के ऊपर जो होता है वहाँ पे एक इंसान को अपना वेट कम लगता है। क्यों लगता है, देखो क्यों। मैं कंसिडर करके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा जो मास है वो 60 kg है। कितना, 60 है। ठीक है, मेरा मास 60 है। अगर मैं अर्थ के ऊपर अपना वेट देखूंगा तो मुझे पता है मैं 60। देखो आप सबसे पहले ये बात समझ लो, वेट हम कैसे देखते हैं। वेट की जो डेफिनेशन वो फार्मूला होती है वो हम mg से निकालते हैं। मैं आप लोगों को अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ वेट क्या होता है, ये हमारा टॉपिक आगे है। फॉर इंस्टेंस अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप कंसिडर कर लो, इतना याद रखो कि वेट हम mg से निकालते हैं। mg क्या होता है, mg में m मास ऑफ द बॉडी होता है और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरा मास कितना है, 60। इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई लगेगा, g वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई लगेगा, क्योंकि मैं अर्थ पे हूं तो g की वैल्यू कितनी होती है अर्थ पे, 9.8। और जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं इसकी वैल्यू जो मुझे निकल के आती है वो 588 न्यूटन निकल के आती है। अब बोलोगे आप ये न्यूटन क्या है, मैं अभी आप लोगों को समझ में आएगा ये न्यूटन क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे मून के ऊपर जाऊँगा, 60 मेरा मास है। मास कभी देखो, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब तक आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक ये चेंज नहीं होता है। देखो अब मैं मून के ऊपर चला गया, मैं लैंडिंग करके मून के ऊपर आ गया। अब मेरा यहाँ पे मास 60 है, मास मेरा चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या मैं 9.8 फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई दूंगा, क्या मून के ऊपर भी जी की वैल्यू 9.8 होती है, नहीं, वहाँ पे इसकी 1/6 वैल्यू होती है। दैट मीन्स 1.63 से मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा मेरा जो वैल्यू निकल के आएगी वो 97.8 न्यूटन है। आप देखो कि कितना कम आपका वेट आ रहा है किसके ऊपर, मून के ऊपर। और आपका यही मास लेके आपका वेट जो है अर्थ के ऊपर कितना आ रहा है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा ये वेट क्या है, mg क्या है, ये न्यूटन कहाँ से आया। देखो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, देखो अब जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है मास और वेट के बीच में जो फर्क है। देखो मास क्या होता है, मास बेसिकली में ये अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ मैटर
प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट होगा। एनीथिंग दैट कैन, मैटर की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ना, तो मैटर की डेफिनेशन क्या थी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, मैं बोल रहा हूं इस बॉडी का मास कितना है, इसका मतलब मैं वजन नहीं पूछ रहा हूं इसका, मैं बोल रहा हूं कि ये इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितने मैटर से ये बॉडी बनी हुई है, कितना अमाउंट का मैटर है, कितने अमाउंट के पार्टिकल्स है, कितने अमाउंट के एटम्स है इसके अंदर, वो उसे हम कहते हैं मास, ना कि ऐसे वेट को कहते हैं। ठीक है, अब इस मास के ऊपर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, इस मास के ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी अपने ऊपर खींचने के लिए, उस चीज को हम कहते हैं वेट। तो क्या बोल रहा हूं फिर से देखो, तो वेट क्या है फिर, वेट बेसिकली में क्या होता है, ये बेसिकली में फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, जो फोर्स इस मास को अर्थ के टुवर्ड्स खींचने में लगता है। फिर से समझने की कोशिश करो, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये जो मास होता है ये अमाउंट ऑफ मैटर होता है, और इसी मास को अर्थ के टुवर्ड्स खींचने को, अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने को जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। और वो फोर्स किसके बराबर होता है, mg के बराबर। m का मतलब ये जो मास है, और मास के ऊपर जो लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स होता है ना, जिससे अर्थ इसको अपनी तरफ खींचता है, वो g होता है। इसीलिए मैंने वहां पे mg लिखा, m मतलब मास और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला g। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, और याद रखना ये जो मास है ना, ये कांस्टेंट हमेशा होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जब तक आप इसके ऊपर तोड़ फोड़ ना करोगे। फॉर एग्जांपल आपने अर्थ के ऊपर एक स्टोन लिया, स्टोन के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर 20 पार्टिकल्स है, अगर आपने इसको तोड़ा, तोड़ने के बगैर आप इसको मून पे चलेंगे ना, तो मून के ऊपर भी इसको 20 पार्टिकल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मून के ऊपर इसको 10 ही पार्टिकल्स होंगे, नहीं। जब तक आप इसको खुद से कुछ मतलब कि इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ना लगाओगे, कुछ करोगे, तब तक ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन अब देखो, हमारा जो वेट है ना, वेट हमारा वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है, उसका जवाब ये है, मैंने बोला जो वेट है, वेट बेसिकली में क्या होता है, mg, और ये एक्चुअल में वेट क्या होता है, फोर्स होता है। और क्या होता, वेट तो फोर्स ही है ना। अब तो ये भी mg के बराबर आया। जब इसके अंदर, इस फार्मूला के अंदर g आया, हमारा g वेरिएबल है, तो हमारा फोर्स भी वेरिएबल होगा। इसीलिए क्योंकि हर एक जगह पे वैल्यू ऑफ g जो है वो अलग अलग होती है, इसीलिए हमें वेट भी अलग अलग देखने को मिलता है। क्वेश्चन इसके यूनिट से भी आ सकता है। मास का जो यूनिट होता है ना, याद रखना, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट जो होता है वो, ऐसा यूनिट जो होता है वो kg होता है, और इसकी जो CGS यूनिट होती है वो ग्राम होती है। और अगर मैं इस वेट की बात करूंगा, इसका SI यूनिट जो होता है, देखो ये फोर्स है, तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। इसीलिए मैंने लास्ट में वहां पे 588 न्यूटन लिखा था। समझ में आया। और अगर इसकी CGS यूनिट हम देखेंगे, तो वो क्या होती है, डाइन होती है। क्या होती है वो, ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो डायन होती है। अब देखो मसला क्या है, बात अगर हम करेंगे ना, यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हमें करनी है, वो है फ्री फॉल की। अब देखो मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं एक बॉडी है, देखो मैं एक टावर के ऊपर चढ़ा, ये एक टावर है, मैं जमीन से इस टावर के ऊपर चढ़ा, मैं पहुंचा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, बहुत बड़ा टावर है, लगभग 1000 मीटर का, 1000 किलोमीटर का एक बड़ा टावर है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ईयर भी प्रेजेंट है ना, अब यहाँ पे ईयर भी प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार मैं यहाँ से छलांग मार लेता हूँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेता हूँ, मैं यहाँ से छलांग लगा लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से कूदा डायरेक्ट, सीधे मैं नीचे आया। अब क्या हुआ, जब मैं नीचे गिरने लगा, तो एक, अब ये यहाँ पे तो ये बॉडी है ना, अब इस बॉडी के ऊपर क्या होगा,
इसको क्या करेगी, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। किससे अट्रैक्ट करेगी? एक फोर्स से। अभी मैंने बोला अर्थ इसको एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। ग्रेविटी के फोर्स से इसको अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन 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 ये बॉडी, इसके अंदर मास है, तो यहाँ पे ईयर भी प्रेजेंट है। ईयर इसको यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, ईयर इसको रेजिस्ट करेगा, तो यहाँ पे इसको ईयर रेजिस्टेंस, इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल लिटिल बिट कम करेगी। तो मतलब फोर्स तो लग रहा है इसको, ईयर रेजिस्टेंस का फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये जो इसको नीचे नहीं गिरने देता है। आई नो कि इसका पलड़ा भारी है इसके ऊपर, इसीलिए ये नीचे गिर रहा है, ईयर रेजिस्टेंस भी लेकिन लगती है। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इसी टावर के ऊपर चढ़ा इस साइड, अब मैंने इस साइड कूदना स्टार्ट किया, और ये जो यहां से साइड है ना, यहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, यहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है। तो आप मुझे बोलोगे क्या इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? यस, बिल्कुल लग रहा है। इसके ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, जो mg होता है। क्या इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी? नहीं लगेगी। तो याद रखना मेरे भाई, जो मोशन किसी ऑब्जेक्ट की होगी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, अगर उसके अंदर मोशन आ रही है, तो उस वाले मोशन को हम क्या कहते हैं? उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। उस वाले मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। ऐसी मोशन जो विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन होगी, उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। और ये जो मोशन है, इसके अंदर भी ग्रेविटी का रोल है, लेकिन इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो हम इस चीज को फ्री फॉल नहीं कह सकते। फ्री फॉल होने के लिए कंडीशन यही है कि इसके अंदर जो फोर्स लग रहा होगा मोशन लाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स होना चाहिए, अदरवाइज ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। तो इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट था फ्री फॉल का। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब ग्रेविटी का फोर्स अलोन लग रहा होगा किसी बॉडी के ऊपर, और वो उसके अंदर मोशन आ रही होगी, तो वो मोशन जो होगी, वो जो उसके अंदर मूवमेंट होगी, वो फ्री फॉल कहलाएगी। ठीक है। और यही फ्री फॉल जो होता है, इसको 3 इक्वेशन से गवर्न किया जाता है, और उसके अंदर पहली इक्वेशन जो है वो हमें सब लोगों को पता होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन जो होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी जो होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, हम इस एक्सेलरेशन की बात नहीं, इस वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो इनको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हम हाइट मेजर कर रहे हैं ना, हाइट के ऊपर, तो इसको मैं लिखूंगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs, क्योंकि हम ग्रेविटी से अभी रिलेट इसको कर रहे हैं। और इतना याद रखना, ये एग्जाम के अंदर भी आपको जरूरत लगेगा, और ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और ये मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो तीनों के तीनों फार्मूलेज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड तभी है जब आपको एक्सेलरेशन क्या दिया होगा? कांस्टेंट दिया होगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तब आप इन फार्मूला को यूज नहीं कर सकते। ये फार्मूला तभी और तभी लग सकते हैं जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। अब साइन कन्वेंशन का यहां पे खास ख्याल रखना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। ये मैं अर्थ को कंसीडर कर रहा हूं। अगर बॉडी की मोशन अर्थ से ऊपर जा रही है, अपवर्ड की तरफ मोशन हो रही है, हमेशा याद रखना जो u होता है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो v होती है जिसे फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, और जो हमारी ये देखो जो हमारी इसके बजाय जो बचा हमारा s जो होता है, ठीक है, या मैंने कहा कि हम उसको कंसिडर करेंगे, एच कंसिडर करेंगे। तो याद रखना जब अर्थ जो है वो मूवमेंट अपवर्ड की तरफ कर रही होती है, उस टाइम पे इन तीनों के साइन कन्वेंशन आप हमेशा पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे? पॉजिटिव। और जब अर्थ की मूवमेंट जो है, जब आपको देखना पड़ेगा कि बॉडी अर्थ से डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, तब आप इन तीनों को u, v एंड h को हमेशा नेगेटिव लोगे। और याद रखना ये जो g हमारा है, इसको आप ऑलवेज क्या करोगे? ऑलवेज इसको नेगेटिव लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब हमें डिस्कस करनी बाकी रह गई, वो प्लेनेटरी मोशन के ऊपर हम लोग चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो बात करते हैं क्या हुआ था। एक
बहुत पुराने टाइम के ऊपर देखने को मिला था कि एक थ्योरी दी गई थी, जिस थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। जिस थ्योरी का नाम क्या था, उसका नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसके रिलेटेड दी गई थी? प्लैनेटरी मोशन के ऊपर ये दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली याद रखना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बोला क्या था? इस थ्योरी में इन्होंने बोला जियो मतलब अर्थ एंड सेंटर मीन सेंटर। इसको अगर हम देखेंगे, जियो मतलब अर्थ और सेंट्रिक मीन सेंटर। इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो, अब देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, जब सिविलाइजेशन देखने को मिली, जब लोगों के अंदर सोच आना लगी, तो लोग सोचने पड़ गए। उन्होंने जब मतलब कि यूनिवर्स देखा, फिर उन्होंने प्लैनेट्स देखे, तो इनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आने लगे। किसी ने इसके ऊपर रिसर्च कर लिया, तो लास्ट में एक थ्योरी दी गई थी जिसको हम कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। इन लोगों ने क्या बोला? इन्होंने बोला जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बोला कि अर्थ जो होती है ना, ये सब यूनिवर्स के अंदर सेंटर में होती है। कहाँ पे होती है? सेंटर में। और जो बाकी के प्लैनेट्स होते हैं ना, वो प्लैनेट्स इसके अराउंड होते हैं। बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसके अराउंड होते हैं। ये थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। सिंपल इतना ही था। इन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो किस तरीके से अरेंज होती है, अर्थ इनके बीच में है और जो बाकी के प्लैनेट्स होते हैं ये इसके अराउंड में होते हैं। ये क्या थी? ये जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। इस थ्योरी को बहुत टाइम तक वैलिड माना गया, क्योंकि उस टाइम पे इतनी जो है इसके ऊपर स्टडी नहीं हुई थी कि इस लोगों इसको गलत करार दिया जाता। तो इन्होंने क्या बोला, एक टाइम पे क्या हुआ था, एक बंदा आया जिसका नाम है, उस बंदे का नाम है, देखो, निकोलस कॉपरनिकस। ये निकोलस कॉपरनिकस बंदा जो था, इसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। इन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक, इसने दी हेलियोसेंट्रिक। ठीक है। इसने क्या बोला, भाई साहब मैं आप लोगों की इस थ्योरी से सहमत नहीं हूं, मुझे ये थ्योरी पसंद ही नहीं है, मैं अपनी थ्योरी दे रहा हूं और मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सन जो है ये बीच में प्रेजेंट होता है, सन मिडल में होता है। हेलियो मतलब सन एंड सेंट्रिक मींस मिडल। सन बीच में होता है और जो बाकी के प्लैनेट्स इसके अराउंड होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इसके घूमते रहते होते हैं। ठीक है। ये किसने बोला? ये क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसका मतलब अगर ये अर्थ है, इसके बाद और एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, उसके अंदर बाकी के प्लैनेट्स होंगे। तो ये किसने बोला? निकोलस कॉपरनिकस। इसने बोला हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अंदर सन मेरा मिडल में होगा और बाकी के प्लैनेट जो होंगे वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होंगे इसके पीछे। ठीक है। ये सुन के इस बंदे, एक महाशय है जिसके दिमाग खराब हो गया, उसका नाम था जॉन्स केपलर। इस केपलर भाई साहब ने बोला जॉन से, ये निकोलस कॉपरनिकस से मुखातिब होके बोला, भाई साहब चलो मैं इतना तो मान लेता हूं आपकी थ्योरी के हिसाब से सन जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन भाई साहब आपने ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स का कंसेप्ट मुझे बोला, मुझे ये पल्ले नहीं पड़ा। मैं ये सब मानने वाला नहीं हूं। इसे मलाल हो गया कि मैं भाई साहब ये मानने वाला नहीं हूं। हाँ चलो, आपके साथ रिश्तेदारी रखने के लिए मैं इतना तो मान लेता हूं कि सन जो है ये मिडल में पाया जाता है। इसने क्या बोला? इसने इसके ऊपर जब स्टडी करना स्टार्ट की तो इस महाशय ने क्या किया, इसने अपने 3 लॉ चिपका दिए फिजिक्स के अंदर। किसने? जॉन्स केपलर ने, जिन्हें हम आज केपलर्स लॉ प्लेनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। किसने दिया? इसने बोला इसको, जॉन्स निकोलस कॉपरनिकस को, भाई साहब सन तो मिडल में है, चलो इसका इतना तो मान लेता हूँ। आपने बोला जो बाकी के प्लैनेट्स होते हैं वो इसके अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स में होते हैं, इतना मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि इसने क्या बोला? इसने पहले लॉ के अंदर बोला, इसका जो पहला लॉ था ना, इसने पहले लॉ के अंदर बोला, भाई साहब देखो मैं आपको लिखवाता नहीं हूं, मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बोलूंगा, फिर आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश कीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसने बोला ये जो अर्थ है ना, देखो इसने बोला सन तो मेरा मिडल में ही है, सन क्या है? मिडल में। जो बाकी के प्लैनेट्स होते हैं ना वो
सर्कुलर ऑर्बिट्स के बजाय एक अलग सी शेप में होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स के बजाय एक अलग सी शेप में होते हैं जिसे हम एलिप्टिकल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिप्टिकल शेप, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट्स। कौन बोलने वाला? जॉन्स केपलर। किसके अंदर बोलता है? पहले लॉ के अंदर बोलता है। सन तो चलो मिडल में है, लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। ये इलिप्टिकल शेप होती है, ठीक है, दो मुंह वाली। इसने क्या बोला कि इस इलिप्टिकल शेप के पास दो फोकस पॉइंट्स होते हैं। एक फोकस पॉइंट ये होता है, दूसरा फोकस पॉइंट ये होता है। ये F1 कहलाता है, ये F2 कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो और प्लैनेट्स बाकी के होते हैं ये इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं और इसके अंदर सर्कुलेट रिवॉल्व करते रहते हैं। इसने बोला कि ये जो ऑर्बिट है ना प्लैनेट्स का, सन तो बीच में है ही, सन मिडल में है, बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट है ना ये इलिप्स है विद ये जो सन है ये दो फोकसेस में से एक फोकस के ऊपर पाया जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। इसने क्या बोला? इसने बोला सन इलिप्स के अंदर दोनों फोकसेस में से किसी एक फोकस पे होगा और जो बाकी के प्लैनेट्स होंगे वो इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होंगे। ये किसका पहला लॉ था? ये केपलर का पहला लॉ था। इसने क्या बोला कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। इसने क्या बोला? चलो लिखवा ही लेता हूं। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स with sun at one of the foci। दोनों फोकसेस में से, दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट, या तो सन कभी इस पॉइंट पे होगा या सन कभी इस पॉइंट पे होगा। अगर इस पॉइंट पे होगा बाकी के प्लैनेट्स इसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होंगे। ये इसका पहला लॉ था। अब देखो दूसरा लॉ जो है ना ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा लॉ किस तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप लोग इसको आसानी के साथ समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है। इसने अपने सेकंड लॉ के अंदर बोला, चलो इतना तो मान लेते हैं कि सन जो यहाँ पे है मिडल में है और इसके अंदर क्या होता, इस टाइम पे मैं मान लेता हूं सन इस वाले फोकस पॉइंट पे है, तो ये इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से इलिप्टिकल शेप इसकी बनेगी ना। तो इसने क्या बोला, देखो अगर आप देखोगे ना, अगर सन इस वाले फोकस पे है तो इसका मतलब इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के ऊपर क्या घूम रहे होंगे? प्लैनेट्स घूम रहे होंगे। मैं मान के चलता हूं ये एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट 1 है, यहां पे मेरे पास प्लैनेट 2 है, यहां पे मेरे पास प्लैनेट 3 है। अगर आप देखोगे ना सन मेरा यहाँ पे है, सन से कुछ डिस्टेंस पे ये वाला प्लैनेट है ना, तो मान के चलता हूँ एक इमेजिनरी लाइन में लेता हूँ कि ये R1 की डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वाला जो है ये R2 की डिस्टेंस पे है, ये वाला जो है ये R3 की डिस्टेंस पे है सन से। इसने क्या बोला? इसने बोला द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। फिर से सुनो, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है एक इमेजिनरी लाइन है, ये सच में लाइन नहीं होती है। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन और इस प्लेनेट को, ये इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर करता है। इसका क्या मतलब है? जैसे ही ये सन है ना, ये प्लेनेट जो अभी इसको घूमना तो है सन के अराउंड, अब ये घूमना स्टार्ट करेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। मान के चलता हूँ ये मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे पहुंचा, तो इसका मतलब अगर ये मान के चलता हूँ मैं यहाँ से फिक्स्ड है और यहां से ये इसके साथ जुड़ी हुई है, जब ये चलेगी ना तो ये लाइन भी ऊपर ऊपर खिंचती चली जाएगी ना, तो मान के चलता हूं मैं ये लाइन अब यहां पे पहुंची, तो इसने कुछ एरिया कवर कर लिया ना, इसने इतना एरिया कवर कर लिया ना। सपोज मान के चलता हूं इसको कवर करने में इसको 30 डेज लगे। कितने? मतलब 1 मंथ इसको इतना चलने में लगा। इसने क्या बोला कि ये जो लाइन है ना ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब देखो उसका बोलने का मतलब क्या है, अब मैं पहले इसको समझाता हूं। अब ये वाला भी प्लेनेट है ना, इस यहां पे इमेजिनरी लाइन मानो, इसको भी चलना है ना, ये भी मान के चलो ये भी 1 मंथ तक चलता है और इसने 1 मंथ के अंदर इतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब तो तीसरा बंदा बैठा है ना, तीसरा प्लेनेट है ना, मान के चलते हैं ये भी 30 डेज के लिए चलता है, चलता 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 इसने इतना एरिया कवर कर लिया 30 डेज के अंदर, ठीक है। केपलर के सेकंड लॉ के हिसाब से जो एरिया
इस वाले प्लेनेट ने कवर किया 30 डेज के अंदर, और जो एरिया इस वाले प्लेनेट ने 30 डेज के अंदर कवर कर लिया, और जो एरिया इस वाले प्लेनेट ने 30 डेज के अंदर कवर कर लिया, सब के सब एरिया एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये इसका सेकंड लॉ था। इसी का मतलब होता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सन एंड द प्लेनेट विल स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि इक्वल एरिया ये इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर ये कवर कर लेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे, देखो और एक चीज़ यहाँ से निकलती है। देखो अगर आप देखोगे ना यहाँ से गौर से, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस अब ज़्यादा है तो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, एक ऑब्जेक्ट सन है, दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेनेट है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, हमें पता है इस फार्मूला के हिसाब से G m1m2/r² के हिसाब से, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स यहाँ पे मिनिमम लगेगा, बहुत कम लगेगा। हमें पता है जब फोर्स लगता है तो फोर्स से आता है एक्सेलरेशन, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी फिर कम ही आएगी, और अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब एक्सेलरेशन कम होगी, अब फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा था, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम होगी। जब एक्सेलरेशन कम होगी तो इस प्लेनेट की स्पीड, चलने की स्पीड भी वो भी कम होगी, चलने की स्पीड भी कम होगी। तो इसका मतलब जितना दूर ये प्लेनेट होगा उतना कम इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतना कम रफ्तार से ये चलने वाला होगा, इसीलिए इतना एरिया। और यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इससे थोड़ा जोर से चलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है तो यहाँ पे ये ज़्यादा तेज से चलने वाला था। तो इसका मतलब इसी को कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट। फिर इसको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, देखो मैं इसको नीचे लिखवा देता हूँ कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट sweeps equal area in equal intervals of time। तो हमने देख लिया, ये था केपलर का सेकंड लॉ। अब बात करते हैं जो केपलर ने लास्ट वाला लॉ दिया ना, जिसे हम थर्ड लॉ कहते हैं। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड ये भी है लेकिन आसान है। थर्ड लॉ के हिसाब से क्या है, बेसिकली थर्ड लॉ क्या कहता है, तो अब यहाँ पे देखो पुराने वाले के अंदर वहाँ पे क्या था कि जो एरियल वेलोसिटी लेकिन थी ना वो कांस्टेंट थी। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है, अब देखो मैं मान के चलता हूँ ये एक फोकस पे, इस वाले फोकस के ऊपर सन प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि इसके ऊपर जो होगा, जो बाकी के ऑर्बिट प्लैनेट्स होंगे वो इसके ऊपर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होंगे ना। तो मैं मान के चलता हूँ ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है। अब इसी इलिप्टिकल, ये इस तरीके से, मैं पूरा नहीं बना हूँ, मैं हाफ ही बना रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ पे होगा, ये दूसरा, ये एक प्लेनेट, ये दूसरा प्लेनेट। अगर आप देखोगे ना इनके बीच में की डिस्टेंस जो होगी ये आर डिस्टेंस है, इसी तरीके से इसमें भी डिस्टेंस होगी, ये भी आर डिस्टेंस है। आर क्या है बेसिकली, इसको याद रखना, ये एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज डिस्टेंस किसके बीच में, ये एक प्लेनेट और दूसरा सन के बीच में होता है। ठीक है, और देखो और एक चीज़ याद रखना, ये जो प्लेनेट है ना इसको कितना टाइम लगता है इस सन के अराउंड घूमने में, इस सन के अराउंड घूमने में है, उसे हम डिनोट करते हैं टी से। और ये टी क्या होता है, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या कहता हूं मैं कि ये जो सन है, सन के अराउंड जो ये प्लैनेट्स होते हैं, इन प्लैनेट्स को सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम पीरियड लगता है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं, और वो किससे डिनोट होता है, टी से। अब इसने क्या बोला, देखो ये कॉमन से एग्जांपल है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी ना उतना ज़्यादा फोर्स कम होगा और उतना ही टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आर बढ़ेगा, दैट मीन्स कि सन से और प्लेनेट के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी ना, उस डिस्टेंस से आप लोगों का जो है, जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा लगेगा। टाइम क्यों ज़्यादा लगेगा, देखो
ये इतना मतलब दूर है इससे। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, एक्सेलरेशन कम आएगी, एक्सेलरेशन कम आएगी, तो ये धीरे धीरे इसके अराउंड घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब इसको टाइम घूमने में ज़्यादा लगेगा, जब टाइम घूमने में ज़्यादा लगेगा तो दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। अब इस थर्ड लॉ बोलता क्या है एक्चुअल में? ये बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ इट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्क्वायर, मुझे स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ये है थर्ड लॉ। अब देखो क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन क्यूब रूट ऑफ द मीन डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको इक्वालिटी साइन के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ है ना, बिल्कुल। देखो टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट जो लगता है वो के होता है और यहाँ पे आर क्यूब बचा। अब अगर मैं इस आर क्यूब को नीचे लाऊंगा तो ये बचेगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो बराबर के। तो ये इस फॉर्मूला से आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इसका क्या मतलब होता है? देखो सिंपली में जो मरकरी होता है ना, मरकरी को लगभग 80 डेज लगते हैं सन के अराउंड घूमने में। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ की बात करूं जो मिडल में होती है, इसको 365 डेज लगते हैं। अब मैं नेपच्यून की बात करूंगा, सबसे दूर बैठा यही है सन से, इसको लगभग कितना लगता है? इसको 165 ईयर्स लगते हैं इसके अंदर घूमने के लिए। ये था प्लैनेटरी मोशन के रिलेटेड जो कंसेप्ट हमें दिए थे, किसने? कैपलर साहब ने। अब लिटिल बिट हम फ्लोटेशन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, लाइट को थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा, अब देखो, अब हम फ्लोटेशन में जो पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ये, भाई साहब आप लोगों ने इसका नाम तो सुना जरूर होगा। देखो मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ब्लॉक्स है, 2 लकड़ी के टुकड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लकड़ी का चलो एक ही मान लेके चलते हैं। इस वाले लकड़ी के ऊपर मैंने फोर्स लगाना चाहे, मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं, इस तरीके से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। और दूसरा फोर्स मैं सोच रहा हूं कि चलो आज मैं इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं। अब आप बोलो मुझे इन 2 फोर्सेस के बीच में क्या फर्क है? ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये किसी एंगल पे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 30, या यहां से मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरा एंगल 60 है या कुछ है। ठीक है, तो ये फोर्स जो लग रहा है ये मैं किसी एंगल पे लगा रहा हूं, और ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये मैं 90 डिग्री पे लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं? 90 डिग्री पे लगा रहा हूं। चलो मान के लेते हैं इसको 150, ताकि 180 ये एंगल बनाए। मैं 2 फोर्सेस इस ब्लॉक पे लगा रहा हूं, एक फोर्स में इस तरीके से लगा रहा हूं और दूसरा फोर्स में इस तरीके से स्ट्रेट लगा रहा हूं। अब थ्रस्ट क्या होता है? ये जो मैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसके सरफेस के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, 90 डिग्री जो एंगल बनाता है, उस परपेंडिकुलर फोर्स का नाम हम थ्रस्ट देते हैं। तो व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स on the surface of an object, on the surface of an object। तो क्या होता है थ्रस्ट? जब थ्रस्ट बेसिकली में एक फोर्स होता है, वो फोर्स जो किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, पेन के मैं परपेंडिकुलर इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ, डायरेक्टली परपेंडिकुलर लगा रहा हूँ इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसके ये जो मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, ये इसके ऊपर मैं फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। यहां पे मेरा एंगल जो है वो 90 बन रहा है। जब वो फोर्स जो किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा होता है, उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थ्रस्ट कहते हैं। और इस वाले फोर्स को फिर क्या कहेंगे? इंक्लाइंड फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंक्लाइंड फोर्स कहेंगे। अब देखो सेकंड चीज, मेरे पास एक फिर से वुडन ब्लॉक है, दूसरा वुडन ब्लॉक मेरे पास इस पे है। मैं कील लेता हूं, कील, नील जिसे हम कहते हैं। एक नील को मैं इस तरीके से रखता हूं और दूसरा नील मैं इस तरीके से रखता हूं। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि दोनों के ऊपर आप प्रेशर लगाओ। मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं इसको अंदर जाने के लिए,
इसके ऊपर भी मैं फोर्स लगा रहा हूं। आप मुझे बोलो दोनों में से किसका, दोनों में से कौन सी नील अंदर जाएगी? ज़रूर ये जाएगी। क्यों? यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जब फोर्स आप लगा रहे हो ना, आप इसके ऊपर लगा रहे हो, दैट मीन्स आप इतने एरिया पे फोर्स लगा रहे हो, इतने एरिया पे फोर्स आप लगा रहे हो, क्योंकि आप नेल के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हो ना, और नेल का हर एक हिस्से पे फोर्स लग रहा होगा, हर एक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, और वो फोर्स जो होगा वो इतने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप इतने एरिया पे जब ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो सारा का सारा फोर्स जो है वो इस इतने ही एरिया के ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना वो कंसंट्रेट हुआ है, वो दैट इज कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, एट सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स कंसंट्रेट हुआ है, इसीलिए ये यहाँ से अंदर जाने की बहुत कोशिश करेगा, इवन कि ये अंदर भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है ना, यहाँ पे फोर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। फोर्स क्या हुआ है? वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लार्ज एरिया के ऊपर एज कंपेयर दिस, यहाँ पे स्मॉल एरिया के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे फोर्स यहाँ पे क्या हुआ है, वो यहाँ पे एग्जर्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा फोर्स, अगर मैं क्या लगा रहा हूं, अगर मैं थ्रस्ट, दैट मीन्स मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, मैं थ्रस्ट लगा रहा हूं, अगर मैंने थ्रस्ट एक यूनिट डिस्टेंस के ऊपर, अगर मैंने एक यूनिट स्क्वायर के ऊपर थ्रस्ट लगाया, किसके ऊपर लगाया? यूनिट स्क्वायर के ऊपर अगर मैंने थ्रस्ट अप्लाई कर दिया, अगर मैंने परपेंडिकुलर फोर्स एक यूनिट स्क्वायर के ऊपर लगाया, उस थ्रस्ट का नाम अलग होता है, उसे हम कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? अब जो थ्रस्ट लगाया जाता है यूनिट स्क्वायर, यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर, फिर से सुनो, यूनिट सरफेस के ऊपर, सॉरी स्क्वायर नहीं, सरफेस के ऊपर, यूनिट सरफेस के ऊपर जो थ्रस्ट लगाया जाता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स का ही नाम है, ठीक है। यूनिट सरफेस के ऊपर जो थ्रस्ट लगाया जाता है उसे हम अलग नाम से बोलते हैं, जिसका नाम होता है प्रेशर। तो प्रेशर अगर आपसे बोलेगा कोई प्रेशर क्या होता है, बोलना कि ये थ्रस्ट होता है जो यूनिट सरफेस के ऊपर लगता है। तो अगर इसे हम देखेंगे तो दैट मीन्स जो हमारा थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट एक तो क्या होता है, सॉरी, जो प्रेशर होता है ये किसके बराबर होता है? प्रेशर थ्रस्ट के बराबर होता है। ये थ्रस्ट होता है किसी एरिया के ऊपर अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। क्वेश्चन इसके यूनिट से भी आ सकता है, देखो कैसे। थ्रस्ट बेसिकली क्या है? ये फोर्स है, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया है, और एरिया का हमें यूनिट पता है होता है, वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब प्रेशर का जो यूनिट हमारे पास निकल के आया वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इस प्रेशर का दूसरा एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। और याद रखना, एक पास्कल किसके बराबर होता है? ये एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि एक पास्कल किसके बराबर होता है, या पूछ सकते हैं कि प्रेशर का यूनिट कौन सा है, पास्कल भी दिया होगा तो और कुछ ऑप्शन होंगे, पास्कल टिक करके आओगे, अगर ये दिया होगा तो यही आप टिक करके आओगे। अब देखो यहां पे एक चीज निकालते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं, ये मैं थ्रस्ट को मैं कांस्टेंट कर लेता हूं। थ्रस्ट क्या मैंने किया? मैंने थ्रस्ट बोला, थ्रस्ट मेरा जो है वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स चलो मैं मान के ले जाऊं कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे जो प्रेशर हो आता है ना, वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को। अगर थ्रस्ट, अगर फोर्स, अगर परपेंडिकुलर फोर्स जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, अगर ये कांस्टेंट हुआ, उस टाइम पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को। इसका क्या मतलब होगा? अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर वहां पे कम लगेगा, जिस तरीके से हमने यहां देखा, एरिया ज्यादा था, एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम आया नेल का, यहां पे एरिया कम था और प्रेशर ज्यादा आया। दैट मीन्स जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। और ये था कंसेप्ट प्रेशर और किसका? थ्रस्ट का। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है वो फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड।
अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्लूइड होता क्या है? आज तक आप लोगों को पता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं। फ्लूइड बेसिकली में ऐसा सब्सटेंस होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है। अब फ्लो कौन कौन सा सब्सटेंस कर सकता है? क्या गैस फ्लो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या हमारा लिक्विड जो होता है, क्या ये फ्लो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब देखो, बात करता हूं मैं फ्लूइड की। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर एक कंटेनर के अंदर होगा तो एक कंटेनर के वॉल्स के ऊपर, इसके बेस के ऊपर भी ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, या किसी क्लोज्ड फिगर के अंदर तो इसके चारों तरफ भी ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब जो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये प्रेशर एक्सर्ट हर एक डायरेक्शन के अंदर डिमिनिश होता है, मतलब हर एक डायरेक्शन के अंदर ये फैल जाता है। तो मैं लिखूंगा डिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक जगह, हर एक साइड के ये फ्लूइड जो है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। मान के चलता हूँ, मैं लिक्विड की एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है ना, ये ऊपर तो खुला है, ये इसके वाल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहां से भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये यहां से भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये नीचे भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये लिक्विड की टेंडेंसी है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे गैस लेता हूँ एक बैलून के अंदर, बैलून को बंद कर देता हूँ, तो इसका जो प्रेशर होगा ना वो सारों के सारों डायरेक्शन के ऊपर डिमिनिश होगा। मतलब ये हर एक डायरेक्शन के ऊपर आपको प्रेशर एक्सर्ट करके देगा। कौन? गैस के अंदर। अब मैं जो लिक्विड प्रेशर होता है ना, देखो ये जो लिक्विड प्रेशर आता कहां से है? देखो हमें पता है प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर बराबर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है? ये फोर्स होता है। तो चलो लिखता हूं मैं फोर्स अपॉन एरिया। फिर ये जो फोर्स होता है ये किससे आता है? फोर्स हमें पता है ये वेट से आता है, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है ना। तो वेट अपॉन एरिया, दैट मीन्स आप बोल रहे हो लिक्विड प्रेशर जो है ये ऐसा प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड क्यों प्रेशर एक्सर्ट करता है? अपने वेट के कारण वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब लिक्विड प्रेशर की ही अगर हम देखेंगे ना बात, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। देखो क्या क्या बोल रहा हूं मैं एक कंटेनर के अंदर, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर लिक्विड भर दिया, ठीक है, पूरा कंटेनर लिक्विड से भर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक गिवन हाइट मैंने ली। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं अगर ये डिस्टेंस यहां से 12 सेंटीमीटर है ना, तो मैं यहां पे 2 सेंटीमीटर के ऊपर एक मार्क लेता हूं, और 2 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने 3 होल्स किए, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड भरा है, मैंने जब 3 होल्स किए, जब यहां से पानी निकलने लगेगा, आप देखना कि तीनों के तीनों होल से जो पानी निकल रहा होगा, तीनों का तीनों प्रेशर जो है ना वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस होल से ज्यादा पानी निकल रहा है, इस होल से कम नहीं। तीनों के होल्स के ऊपर जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो एक समान देखने को मिलेगा। दैट मीन्स एक गिवन डेप्थ के ऊपर, एट अ गिवन डेप्थ जो प्रेशर होता है ना वो सेम रहता है। एट अ गिवन डेप्थ जो होता है, एट अ गिवन डेप्थ मैं लिख रहा हूं, एट अ गिवन डेप्थ जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है, वो सेम होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एट अ गिवन डेप्थ प्रेशर सेम होता है। तो ये प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? ये जो प्रेशर होता है ना ये रो जी एच से मेजर किया जाता है। किससे? रो जी एच। अब बोलोगे रो क्या है? ये डेंसिटी होती है। रो क्या होती है? डेंसिटी, दैट मीन्स मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। रो क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट के साइड पे आप मेजर करो, आप प्रेशर उसका निकाल सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। दूसरे असम्पशन मान लेके मैंने यहां पे एक कंटेनर लिया। अब मैंने इस टाइम पे एक गिवन डेप्थ नहीं, मैंने इस तरीके से लिया, मैंने अलग अलग हाइट पे लिया। मैंने हाइट H1 पे एक लिया, दूसरा मैंने हाइट H2 पे एक लिया, तीसरा मैंने हाइट H3 के ऊपर होल कर दिया। और आप देखोगे जब इन तीनों से पानी निकलेगा ना, तो इन तीनों का जो प्रेशर होगा ना, इन तीनों का जो प्रेशर होगा ना वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जो सबसे नीचे वाला होगा इसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका कम होगा, फिर इसका कम होगा। दैट मीन्स दैट ये हाइट पे डिपेंड करता है। प्रेशर किसके, प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है वो डिपेंड किसकी
किसके ऊपर करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। अगर आपने अलग अलग हाइट ले ली तो अलग अलग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद और एक प्रॉपर्टी है इसकी कि ये इंडिपेंडेंट होता है साइज एंड द शेप ऑफ द कंटेनर। यहां तक हमारा लिक्विड पार्ट क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज, आप लोगों ने सुना होगा क्या है, बयानसी। देखो अब बयानसी क्या होती है। मान के चलते हैं एक वाटर टब है मेरे पास, ठीक है, या मैं समंदर में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कंसिडर करता हूँ मैं समंदर में हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक नील लिया, इस नील को मैंने क्या किया, इसको मैंने समंदर के अंदर फेंक दिया। अब ये इस नील के पास कुछ तो वजन है ना, तो वजन, इसके पास कुछ तो मास है, सॉरी इसके पास कुछ क्या है, कुछ मास तो इसके पास प्रेजेंट होगा ना। उस मास की वजह से अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी एक फोर्स से जिसका नाम होता है mg। mg लगेगा इसको नीचे की तरफ, जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो हम देखते हैं कि ये बॉटम पे चली जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। इसके बरअक्स जब हम किसी शिप को देखते हैं ना, उसका भी तो वेट होता है ना, उसका भी कुछ मास होता है ना, तो मास के कारण उसको नीचे लगने वाला फोर्स जो होगा वो mg होगा, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे इसको धकेलना चाहता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे लिक्विड इसको ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स देता है, इसको गिरने नहीं देता, इसको नीचे डूबने नहीं देता। क्या प्रोवाइड करता है, एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। रिएक्शन फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। रिएक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। फिर से देखो, मैंने बोला इस शिप को नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है mg फोर्स से, ग्रेविटी खींच रही है mg फोर्स से। लेकिन ये जो वाटर इसके अंदर अवेलेबल है, ये इसको रिएक्शन फोर्स दे रहा है, ऊपर की तरफ दूसरा फोर्स दे रहा है, उस दूसरे फोर्स को अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और याद रखना, बयानसी क्या होती है, ये टेंडेंसी होती है किसी लिक्विड की कि ये लिक्विड के अंदर किसी चीज को जब हम डुबने की कोशिश करते हैं, जब इसको इमर्ज करते हैं, जब इसको सबमर्ज करते हैं, तो ये उसके ऊपर एक नीचे से अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का नाम होता है बयान्ट फोर्स, और उस टेंडेंसी को कहते हैं बयानसी। तो व्हाट इज बयान्ट फोर्स, इट इज अपथ्रस्ट फोर्स, इसको हम बयान्ट फोर्स भी कहते हैं। ये कौन सा फोर्स होता है, ये अपवर्ड फोर्स होता है। क्या होता है, ये अपवर्ड फोर्स होता है, अपवर्ड फोर्स होता है जो किसी भी चीज के ऊपर लगता है जब उसको पानी में डाला जाता है। तो व्हाट इज बयान्ट फोर्स, बयान्ट फोर्स वो अपवर्ड फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर की बदौलत लगता है ताकि उसको फ्लोट ही कर सकेंगे, ताकि वो फ्लोट ऊपर कर सकेगा। ठीक है, अब देखो फ्लोट क्यों, कौन सी बॉडी अब फ्लोट करेगी, ये क्यों नीचे गिर गया, ये क्यों फ्लोट कर रहा है, ये कंसेप्ट है ना। अब हम बात करते हैं फिर किसकी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। 3 लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। पहला लॉ बोलता है, इसको डायरेक्टली मैं बोलता हूं, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, इस ऑब्जेक्ट की कुछ तो डेंसिटी होगा ना, अगर इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगा, तब ये ऑब्जेक्ट, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हुई डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो याद रखना हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, इट विल सिंक। क्या, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा हुई डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डूब जाएगा, वो सिंक कर चला जाएगा। दूसरा लॉ, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर वो लेस देन है डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स वाटर की डेंसिटी इस टाइम पे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना ये फ्लोट करेगा। और अगर, अब तीसरी कंडीशन, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बराबर है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो एट अ गिवन डेप्थ, किसी डेप्थ के ऊपर ये सबमर्ज होके रहेगा। किसी डेप्थ के ऊपर क्या होगा, किसी डेप्थ के ऊपर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ये नीचे थोड़ा, ये पानी के थोड़ा, इतना पानी के नीचे जाएगा, इतना पानी के नीचे जाएगा, फिर ये इधर ही रुकेगा, ये इक्विलिब्रियम पे रुकेगा। तो ये 3 लॉ हमारे लॉ ऑफ फ्लोटेशन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से जुड़े हुए हैं। अब देखो मैंने क्या बोला कि पानी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है, लेकिन
बयानसी हमें ये नहीं बताती है कि वो फोर्स कितना होता है। वो फोर्स कितना होता है वो कौन सा प्रिंसिपल हमें बोलता है? आर्चिमेडीज प्रिंसिपल बोलता है। कौन बोलता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि जितना फोर्स एक पानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा वो फोर्स किसके बराबर होता है? जितना पानी इसने अपनी जगह से डिस्प्लेस किया होगा उसके वेट के बराबर वो फोर्स होता है। तो याद रखना, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, किसके अंदर? इमर्स मतलब डाल देना, इमर्स्ड, चाहे वो कंप्लीटली इमर्स किया गया होगा, कंप्लीटली, या वो पार्शियली इमर्स किया गया होगा, या वो पार्शियली इमर्स किया होगा, तो इट एक्सपीरियंसेस, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, एंड दैट फोर्स जो होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्या मतलब है इसका? मैं मान के चलता हूं मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर को मैंने पूरा भर दिया, अब यहां से मैंने नीचे पानी निकलने के लिए एक नल लगाया और इस नल को यहां से एक बीकर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया? पूरा पानी से भरा हुआ है ना, अब मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस से, मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, इस स्प्रिंग बैलेंस पे कुछ रीडिंग्स है, मैंने इसके नीचे कुछ मास यहां पे अटका लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 kg का मेरे पास मास है। अब आपको पता है जब भी कोई पानी के अंदर जाता है उसका जो मास है वो कम, वेट जो है वो कम दिखने को लगता है। अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको बाहर मेजर किया तो मुझे 5 kg आया। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसको पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डाला तो मैंने इसकी रीडिंग देखी, अब ये कितना है? अब ये खाली और खाली 4 kg बचा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला तो यहां से कुछ पानी बाहर निकलेगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल कहता है ये जो पानी इसके अंदर आया, इसका मतलब इसने इसको डिस्प्लेस किया, अपनी जगह से हटाया, ये पानी अपनी जगह से हट के इसके अंदर आया ना, इस पानी का जितना आपको वेट होगा ना, जितना आपको वेट होगा ना, उतना ही वेट आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलेगी ना। अब हमें पता क्या था कि पानी कितना फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स इसके बराबर होगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से समझाता हूं। इन दोनों के दरमियान कितनी, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं इसके बीच में जो डिफरेंस आएगी ना, पहले 5 kg था, बचा 4 kg, तो डिफरेंस कितनी? 1 kg की। ये 1 kg का फोर्स जो होगा ना, ये किसके बराबर? तो इसका मतलब इसने जो इसके ऊपर क्या लगाया, कितना फोर्स लगाया? जितना ये जो पानी बाहर निकला है ना, इस पानी का जितना वेट होगा ना, उतना फोर्स इसने लगाया होगा किसके ऊपर? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से हमें इतना पता चलता है कि कितना एक पानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है जब उसको इसके अंदर डाला जाता है। तो ये था आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर एंड हो गया। अब अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर बची है वो है MCQ प्रैक्टिस, और MCQ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक PDF भी मिलेगी। उसके अलावा आपको JK SSB के जितने भी आज तक SSC एग्ज़ाम के अंदर, JK SSB एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोगों को उसकी एक लिस्ट मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो आप लोग कमेंट पिन डाउन कीजिए। इसके अलावा इसके अंदर आप देखो, JK SSB के अंदर खाली इतना ही पूछा जाता है, इतने ही कंसेप्ट्स के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब नीट के कुछ कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर बचे हुए, जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसे कि एस्केप वेलोसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप उन के बारे में भी छोटी छोटी सी जानकारी लेना चाहते हो तो मैं एक मिनी लेक्चर आप लोगों को डाल के दूंगा। मैं इसके ऊपर एक पोल आपको दे रहा हूं, अगर आपको चाहिए वो मिनी लेक्चर देन उसके ऊपर पोल के अंदर आप यस लिख दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इससे भी आप लोगों का काम चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस इसी के अंदर पूछे जाते हैं। अपनी नॉलेज की मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते तो मैं उसके ऊपर भी एक मिनी छोटा सा लेक्चर बना के आपको दूंगा। और आप आई होप कि आप लोगों को ये ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर के ऊपर मूव ऑन करेंगे। और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर दीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए जब तक आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोलिए कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करेंगे इसी जनरल साइंस वाले पोर्शन के ऊपर। तो आई होप कि आप लोग इसको ज़रूर कमेंट आउट करोगे। तब तक के लिए ओके बाय।